7 फरवरी 2025 को दो फिल्में रिलीज हुई। एक है लव यापा और दूसरी बैड एस रवि कुमार। लव यापा की एनालिसिस हमने कल की और आज हम बैड एस रवि कुमार की एनालिसिस करेंगे। बैड एस रवि कुमार 2 सप्ताह में तकरीबन 8.5 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और इसकी और बिजनेस करने की क्षमता अभी बहुत कम हो चुकी है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इट इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड इट्स लाइफ टाइम बिजनेस इन थिएट्रिकल सिनेमा। अब इसकी ओटीटी और सैटेलाइट उसका मार्केट ओपन होगा। तो बैड एस रवि कुमार, हिमेश रेशमिया जी न केवल संगीतकार हैं और गीतकार हैं बल्कि नायक भी हैं, और उन्होंने नायक का जो रोल है रवि कुमार का, और जो कि एक बहुत ही एक आई वुड नॉट लाइक टू यूज द टर्म अनबिलीवेबल बट एन एग्जेजरेटेड कैरेक्टर की 80s की फिल्मों में नॉर्मली जो पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे होते थे हीरो, उनके जो बाल होते थे उनके कान के ऊपर होते थे, and they used to enact and they did not like to use the cap, जो यूनिफॉर्म के अंदर जो कैप होती है। तो ये सब लंबे बालों वाले हीरो होते थे, लेकिन इस फिल्म में हिमेश ने उसको इतना ज्यादा एग्जेजरेट कर दिया है कि उनके बाल लंबे नहीं हैं, बिल्कुल लॉक्स हैं, और ही इज सपोज टू बी अ पुलिस ऑफिसर। दैट्स वेरी वंडरफुल, दैट्स वेरी वेरी वंडरफुल। एंड जो फिल्म के डायलॉग्स हैं बंटी राठौड़ के, वो तो सर कमाल के ही डायलॉग हैं, ताली मार सीटी मार हैं। और डायरेक्टर हैं कीथ गोम्स, जिन्होंने एज ए राइटर अपना कैरियर चालू किया बॉलीवुड में, शॉर्ट फिल्में बनाते रहे हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म किक जो साजिद नडियाडवाला जी ने डायरेक्ट की, उसके वो लेखक हैं। तो उनका भी बैकड्रॉप अच्छा था, उनको ब्रेक दिया गया। लेकिन सीटी मार डायलॉग, जबरदस्त म्यूजिक और एक स्टार कास्ट जिसके अंदर प्रभु देवा, जस्ट इमेजिन, या प्रभु देवा सच ए फैंटास्टिक dancer, choreographer, and a director himself, and an actor. He's playing the villain's role. And what a unique opportunity we have. We have a villain who is a dancer. These kind of things have been done in the past also. विलेन को, जैसे कि आदि पुरुष फिल्म के अंदर जो विलेन है रावण, उसका इंट्रोडक्शन होता है वीणा बजाते हुए। तो विलेन के अंदर कोई भी क्वालिटीज हो सकती हैं। तो इस फिल्म का जो विलेन है वो नृत्य का शौकीन है, क्योंकि प्रभु देवा वो रोल प्ले कर रहे हैं। फैंटेस्टिक, वेरी गुड। कीर्ति कुल्हारी को रोल दिया गया है, जैसा कि रोल फिल्मों में हेलन जी, बिंदु जी प्ले करती थी, उस टाइप का रोल प्ले करने को दिया गया है। उन्होंने भी अच्छा काम किया है। और जॉनी लीवर और संजय मिश्रा, they are together all the time. Both of them are great comedians, and everybody in the star cast has done a good job. But the business stopping at 8.5 crores, we can be more gracious. We can say 10 crore, 10 करोड़ की अगर इसकी लाइफ टाइम बिजनेस होती है, तो हिमेश जी एक बहुत ही एस्ट्यूट बिजनेसमैन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट रियलाइज दैट even before we came to know him as a music director and a singer, we came to know him as the producer of very successful
टीवी सीरियल्स ड्यूरिंग द 90s, एकता कपूर से पहले हिमेश रेशमिया स्मॉल स्क्रीन को डोमिनेट कर रहे थे एज अ प्रोड्यूसर of TV serials. And later on, he switched over to singing. आशिक बनाया आपने में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद he never looked back. And then he started composing his own music also. And that's a very wonderful journey. So I'm talking all this because with this kind of a box office collection and with OTT and satellite still open, and the music of course has done so well, so out of the music royalty, and Himesh ji must have released the music on his own banner, on his own brand, and whatever the income from the music downloading, like the other music companies, because these days there are no CDs, DVDs, or any kind of that device where you purchase the music. People are downloading the music on the internet, and whatever the music companies and however music companies are earning money from this process, similarly Himesh ji also must have earned. So by music and by this theatrical performance of approximately 10 crores, and with the sale of the OTT and satellite, जो फिल्म की प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, जो बताया जा रहा है 20 करोड़, वो हिमेश जी कवर करने में कामयाब रहेंगे। पिक्चर को कामयाब फिल्म कहा जा सकता है उस अर्थ में कि द फिल्म विल डेफिनेटली कवर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस उन्होंने ओमान में शूटिंग की है, और जहाँ के राजा को, जो भी वहाँ के सुल्तान हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं। हिमेश जी इज इंटरनेशनल सेलिब्रिटी, सो ही मस्ट हैव रिसीव्ड सब्सिडी फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि बैड एस रवि कुमार एज अ प्रोड्यूसर फॉर हिमेश जी हैज़ बीन अ सक्सेसफुल वेंचर। लेकिन बात ये खड़ी होती है कि बैड एस रवि कुमार में जो परफॉर्मेंस थी हीरो की, वो इतनी कठिन थी, इतनी मुश्किल परफॉर्मेंस थी, और हिमेश रेशमिया वो रोल इतनी कन्विक्शन के साथ कर पाएंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता था। जो उन्होंने इतना बढ़िया रोल किया, और जो प्रभु देवा ने इतना बेहतरीन विलन का रोल किया, और फिल्म के अंदर सनी लियोनी भी मौजूद हैं अपने पूरे ग्लैमर और चार्म के साथ, और इतने धुआंधार गाने हैं इस फिल्म के अंदर। आराम से 100 करोड़ क्रॉस करने का दम था। When this film opened, there were not too many audience when I watched this film when it opened, but I was blown away, by the film, by its dialogues, by its music. Towards the end, there is a medley of songs. It was really a very enjoyable. After a long time, it seemed we were watching an enjoyable film. So why did the film, do so well as it ought to have done? That's what we are going to talk about, and this takes us. अगर आपने बैडस रवि कुमार की पब्लिसिटी देखी हो, तो आपको ध्यान आएगा कि उस पे जो बायलाइन है बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एन 80s काइंड ऑफ फिल्म। और दूसरा, जब फिल्म चलती है तो पर्दे पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ आता है, लॉजिक ऑप्शनल। लॉजिक ऑप्शनल, तर्क जो है वो मतलब आपकी चॉइस है। यानी कि कहना चाह रहा है डायरेक्टर, मैं हिमेश जी को नहीं लाऊंगा बीच में, बिकॉज फिल्म इज ए डायरेक्टर्स मीडियम। सो कीथ गोम्स कह रहे हैं कि लॉजिक इज ऑप्शनल, एंड काइंडली डू नॉट एक्सपेक्ट अ टुडे काइंड ऑफ फिल्म, इट इज एन 80s काइंड ऑफ फिल्म। ये जो दो बातें इन्होंने कही, जो कहने की इनको कोई आवश्यकता नहीं थी,
और मैं इस बाकी कार्यक्रम में इसी के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि हमारा दुर्भाग्य ऐसा हो गया है कि हम बजाय आज की जनरेशन को समझाएं कि सिनेमा क्या है, हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिनेमा क्या है, हम क्या बनाएं। और इस विरोधाभास को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि दो फिल्में एक साथ आई, लव यापा, विच कैन वेरी प्राउडली से कि आई एम टुडेज लव स्टोरी। मैं आज की 2025 की जेन जेड की, पहले तो जेन एक्स होता था, जेन एक्स के आगे पॉसिबिलिटी थी जेन वाई आएगा, अब जेन वाई के आगे जेन जेड पे चले गए, तो इन बच्चों ने तो आगे किसी और बच्चे को बच्चा होने की कोई स्पेस ही नहीं छोड़ी है। इतने ज्यादा आत्ममुग्ध है ये जनरेशन, और ऐसा इनको लग रहा है कि हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, एप्स आ गए, पता नहीं हम कौन सी दुनिया में चले गए। लेकिन ये जितने भी एप्स हैं, और यही कि यही चीज हमने देखी थी सोनू सूद की फिल्म में, कि आजकल जो इंटरनेट के ऊपर जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रही हैं, क्राइम, साइबर क्राइम के ऊपर पिक्चर है जी। और ये जो फिल्म है लव यापा, वो मोबाइल फोन और उस पे जो व्हाट्सअप है और जो डिवाइसेस हैं और जो एप्स हैं उनसे जुड़ी हुई फिल्म है। तो इट हैज फॉलन ऑन इट्स फेस। देयर इज नथिंग लाइक टुडेज सिनेमा। सिनेमा इज एटर्नल। सिनेमा इज नॉट अ न्यूज़पेपर कि जो आज का न्यूज़पेपर अलग होगा, कल का न्यूज़पेपर अलग होगा, हेडलाइंस अलग होंगी। सिनेमा, लाइक लिटरेचर, लाइक पोएट्री, रामचरितमानस जो है वो आउटडेटेड नहीं होती, रामायण जो है वो आउटडेटेड नहीं होती, महाभारत आउटडेटेड नहीं होती, आज एनिमेशन में भी बन रही है और चल रही है। तो ये जो हम अपोलोजेटिक हो गए हैं अपने बारे में, और ये जो कंफ्यूजन हमने पैदा कर लिया है कि कुछ ऐसा सिनेमा है जो आज का सिनेमा है, आज मैं इसमें ज्यादा डाइवर्ट नहीं करूंगा। सिनेमा के अंदर दो चीजें हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर इज अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द फ्रेम, हाउ यू ब्यूटिफाई द फ्रेम, एंड मैक्रो स्ट्रक्चर इज अबाउट द नैरेटिव। सिनेमा इज ए टेम्पोरल मीडियम, और टाइम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक सेकेंड है। तो सिनेमा का जो नरेशन है, जो टेम्पोरल एस्पेक्ट है, वो चालू होता है पहले सेकंड से, लेकिन एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम है, और फ्रेम प्रोजेक्ट हो रहा है एट 1/48 ऑफ अ सेकंड की स्पीड से। उसके बाद डार्कनेस है, एंड ऑल दिस इमेजेस आर मर्जिंग इनटू ईच अदर, मिंगलिंग इनटू ईच अदर, डिसॉल्विंग इनटू ईच अदर, क्रिएटिंग एन इल्यूजन ऑफ मूवमेंट। तो जब सिनेमा शुरू हुआ तो लुमियर ब्रदर्स ने सो कॉल्ड जो लॉजिकल रियलिटी है, वर्कर्स लीविंग अ फैक्ट्री, बहुत लॉजिकल चीज है जी, ये लॉजिक है, यू डोंट हैव टू लीव द लॉजिक, लॉजिक इज नॉट ऑप्शनल। लेकिन 4 साल बाद 1899 में जॉर्ज मिलियस लेके आ जाते हैं सिंड्रेला को, और सिंड्रेला के अंदर तो कुछ भी लॉजिकल नहीं है, कद्दू का रथ बन रहा है, और एक गरीब जो लड़की है, शादी शुदी, प्लेन क्या प्लेन जेन लड़की को एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस में कन्वर्ट कर रही है, एक जादूगरनी या देवी कह लीजिए, चूहों को वो उसके अटेंडेंट में कन्वर्ट कर रही है। तो जॉर्ज मिलियस ने तो नहीं लिखा अपनी पिक्चर पे लॉजिक ऑप्शनल and this kind and that kind. He was not apologetic about it, and everybody. And why we talk about George Millis? Why go back so much? You look at the pictures of James Cameron. आज की जो फिल्म है, वो जो बना रहे हैं, अवतार फिल्म जो बना रहा है, उसके पहले टाइटैनिक फिल्म जो बना रहा है, उसके अंदर जो घटनाएं हैं इतनी लार्जर देन लाइफ घटित हो रही हैं, मनमोहन देसाई की फिल्मों में, स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्मों में। वो आज की दुनिया में डायनासोर लेके आ रहा है, वो तो नहीं लिख के दे रहा लॉजिक ऑप्शनल है, दिस इज दैट, दिस इज। ये जो सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये आज की जनरेशन ने हिमेश रेशमिया को, कीथ गोम्स को, पूरी टीम को कंफ्यूज कर दिया।
एंड मेड देम गो ऑन द बैक फुट, और दूसरी तरफ लवियापा की टीम को ओवर कॉन्फिडेंट कर लिया। दिस इज जेन जेड स्टोरी। ये आज की कहानी है। क्या कहानी है आज की? व्हाट इज द स्टोरी?